Hello guys, welcome to another video lecture from SD Academia, and this is the second video lecture of the series where we are discussing diabetes mellitus. In the previous video, we discussed that what is diabetes mellitus and what is the role of insulin in this disease. And in today's video lecture, we will discuss the types of diabetes mellitus. So we can see that diabetes can be of many types, which are type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes, and some minor forms of diabetes. And today in this lecture, our main topic will be diabetes type 1, right? Or type 1 diabetes mellitus. So this type 1 diabetes mellitus approximately occurs in 10% of the whole diabetic population. और जो बाकी 90% का डायबिटीज़ मेलाइटस है वो टाइप 2 से बिलोंग करता है. दैट मीन्स जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें 10% जो है वो डायबिटीज़ टाइप 1 होता है और 90% ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटीज़ टाइप 2 होता है. और ये बाकी टाइप्स जो हैं ये माइनर टाइप्स हैं और इनको भी हम फ्यूचर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज का जो लेक्चर है उसमें हम बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उस पर फोकस करेंगे. तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता ये है कि हमारी बॉडी में जो हमारे बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास के, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, राइट. और जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी तो क्या होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये आपका जनरल थीम है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. Type 1 diabetes mellitus is also known as insulin dependent and juvenile diabetes. इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि ये इंसुलिन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करती है, क्योंकि इस डिसऑर्डर में आपके पास इंसुलिन जो है वो एब्सेंट होती है बॉडी से, आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती. जबकि जुवेनाइल डायबिटीज़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है इसकी सिम्टम्स मोस्टली अर्ली एज में शो हो जाते हैं. यानी 5 to 6 years to 7 years के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें इसके सिम्टम्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जो आपके पास यंग अडल्ट्स होते हैं 25 to 30, उनमें भी ये डिसऑर्डर कॉमनली पाया जाता है. ठीक हो गया. So in this type the body can't make enough insulin due to a genetic abnormality. तो यही हमने बात की थी कि एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से हमारे बीटा सेल्स जो हैं पेनक्रियास के, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता. This is due to a type 4 hypersensitivity which is a cell mediated immune response. एंड इसमें होता ये है बेसिकली कि आपकी बॉडी में जो टी सेल्स हैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, एक ऑटो इम्यून जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं. और जब पेनक्रियास के बीटा सेल्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा या बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, जो कि ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस, जो कि ऐसे टी सेल्स को कंट्रोल करता है जो कि बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में ये सेल्फ टॉलरेंस का प्रोसेस जो है ये भी डीएक्टिवेट हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से इन टी सेल्स को स्टॉप करने के लिए अब कोई मैकेनिज़्म नहीं है, जिसकी वजह से ये टी सेल्स दूसरे इम्यून सेल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं और बीटा सेल्स पर अटैक स्टार्ट कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. और जब बीटा सेल्स ही आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक हो गया. So moving forward, let's start the pathophysiology of the disease. So there are certain group of genes which are present in our body and are responsible for controlling or regulating our immune system, and these group of genes are called as human leukocyte antigen system or HLA system. Although we are calling it a system, but these are basically a group of genes which are present on the chromosome number 6, and these genes are basically responsible for coding MHC, major histocompatibility complex, which is actually a protein responsible for recognizing the foreign molecules, and it also maintains the self-tolerance phenomenon in our body, right? And these MHCs are basically the serving platters on which antigens are served to the
T cells, so they can act on them. So this is the pathophysiology of the disease. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1। तो जैसा कि हमने बात की डायबिटीज़ टाइप 1 में ये होता है कि आपकी बॉडी में जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपके बीटा सेल्स जो हैं वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई है। दैट मीन्स आपका ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही पाइलअप है, वो आपका सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, और आपके सेल्स जो हैं जब उनके अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा तो उनको एनर्जी नहीं मिल रही, वो स्टार्व करना शुरू हो जाते हैं आपके सेल्स। और जब आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी को अल्टरनेटिव सोर्सेज से एनर्जी हासिल करनी पड़ती है, यानी आपके एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपके जो मसल टिश्यूज़ हैं उनमें प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल पा रही, ठीक है, आपके सेल्स ग्लूकोज को नहीं यूज़ कर पा रहे इंसुलिन के ना होने की वजह से, तो आपकी बॉडी ने एनर्जी कहीं से तो हासिल करनी है ना। तो वो बेसिकली करती ये है कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट और प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देती है, और जब उनकी ब्रेकडाउन होगी आपकी बॉडी में फैट्स और प्रोटीन्स की, तो बेसिकली आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका वेट लॉस होगा तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और जब आपको भूख ज़्यादा लगेगी तो आप ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, ठीक है। और ज़्यादा खाने को ही हम कहते हैं पॉलीफेजिया, पॉली मीनिंग अलॉट एंड फेजिया मीनिंग ईटिंग। तो इस तरह से जो है पॉलीफेजिया एक सिम्टम है हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 1 का। Similarly, we have glycosuria, the presence of glucose in the urine. जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो यूरिन में भी आएगा, और इसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। And since glucose is osmotically active, so when it goes into the urine, water also follows it. तो इस तरह जो है there is a lot of production of urine, जिसको हम कहते हैं पोलीयूरिया, कि आपकी यूरिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। और जब यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपको डिहाइड्रेशन फील होगी और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आप पानी बार बार पिएंगे, और इसको आप कहते हैं पोलीडिप्सिया। सो दीज आर द 4 symptoms which sound alike: polyphagia, glycosuria, polyuria and polydipsia, which are the symptoms of diabetes type 1. सिम्टम्स के बाद आपके पास हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1, कि वैसे तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिसमें पहला है आपके पास डायबिटीज़ ऑटो एंटीबॉडीज़, राइट। डायबिटीज़ ऑटो एंटीबॉडीज़, तो इसमें होता यह है कि वो पर्सन्स जो फैमिली मेम्बर्स हैं उस पेशेंट के जिसको डायबिटीज़ टाइप 1 है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, और अगर उन फैमिली मेम्बर्स की बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो कि आपके पास हैं ICA, आइलेट्स सेल एंटीबॉडी, GAD ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंटीबॉडी, एंड IAA इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडी। तो अगर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स में ये एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हो जाती हैं तो उनमें चांस होता है कि उनको भी डायबिटीज़ टाइप 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे में या जिस इंडिविजुअल में ये एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हों उसको लाजमी तौर पे डायबिटीज़ टाइप 1 हो। दीज आर ओनली द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपके पास है डाइटरी फैक्टर्स कुछ, जो कि आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल लो कंजम्पशन ऑफ विटामिन डी है, ठीक है, और अर्ली एक्सपोजर टू काउ मिल्क है, कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको मदर मिल्क के बजाय काउ मिल्क जो है वो ज़्यादा दिया जाए, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ को इंड्यूस कर सकता है। इसी तरह सीरियल्स की इंटेक है, कि बच्चा जब आपके पास 2 से 4 महीने का हो और उसको आप सीरियल इंटेक ज़्यादा कर दें तो ये भी इस टाइप 1 डायबिटीज़ को इंड्यूस कर सकता है। तो ये आपके पास कुछ डाइटरी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। सिमिलरली कुछ आपके पास रेस फैक्टर्स हैं, यानी नस्ल के फैक्टर हैं, जिसमें ये देखा गया है कि ये डिज़ीज़ जो है ये वाइट्स में ज़्यादा पाई जाती है, गोरे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन पीपल एंड ब्लैक पीपल। और जियोग्राफी के हवाले से देखें तो फिनलैंड और स्वीडन आपके पास ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ना ये डिसऑर्डर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंट्रीज़ के लोगों में। सो दिस इज़ अबाउट डायबिटीज़ टाइप 1, जहाँ पर हमने देखा कि डायबिटीज़ टाइप 1 का
उसमें बेसिकली होता क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि इंसुलिन का प्रोड्यूस ना होना ड्यू टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर और अ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, और उसमें कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं उस जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में, वो मैं आपको बताना भूल गया कि देखा यह गया है कि वो इंडिविजुअल्स जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ पाया जाता है उनमें HLA-DR3 एंड HLA-DR4 ये जीन्स जो हैं ये लाजमी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंडिविजुअल में ये जीन्स होंगे उसको लाजमी तौर पर डायबिटीज़ टाइप 1 होगा, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि किसी ना किसी तरह ये एसोसिएटेड ज़रूर हैं डायबिटीज़ टाइप 1 में, क्योंकि जितने भी आपके पास पॉपुलेशन है 10% डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट्स के, उन तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स में या पेशेंट्स में ये जीन्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी, उसके बाद आपने सिम्टम्स देखे और लास्ट में आपने रिस्क फैक्टर्स देखे। सो दिस इज़ अबाउट डायबिटीज़ टाइप 1, और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डायबिटीज़ टाइप 2 और उसकी बाकी टाइप्स जो हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।